नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित का अन्य विषयों के साथ एकीकरण पर बातचीत करेंगे। यह BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र का एक अंक है। इसके विस्तृत जानकारी आपको इकाई 2 गणित शिक्षण अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य में मिलेगी। और मेरा नाम है प्रोफेसर हनीत गांधी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा है, गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान और सभी कलाओं की कला है। कितनी बड़ी बात है, विज्ञानों का विज्ञान और कलाओं की कला, मतलब गणित शब्द विज्ञानों के भी ऊपर है और सभी कलाओं के ऊपर एक कला है। इसे अंग्रेज़ी में भी कई विद्वानों ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस। क्या ये कथन वैध हैं? हम इस प्रकार का कथन क्यों व्यक्त करते हैं? क्या विज्ञान और कला के साथ गणित का कोई संबंध है? शायद आप लोग कुछ कहेंगे हाँ, शायद कुछ कहेंगे ना। इस वीडियो में हम इन्हीं सब के ऊपर और बातचीत करेंगे कि गणित का कलाओं, विज्ञान और बाकी भी अन्य क्षेत्रों से क्या एकीकरण हो सकता है। सभी प्रकार के विषयों जैसे विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, कला, भाषा और वाणिज्य में गणित विद्यमान है। ज़रा सोच के देखिए, यानी आपके दोस्त जो कभी भी कहते हैं कि मुझे गणित से डर लगता है, हम कहना चाह रहे हैं और हम ये दावा कर रहे हैं कि उनमें भी गणित शामिल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कला में महारत हासिल की हो, भाषा के व्यक्ति हो, अर्थशास्त्र पढ़ी हो या खेल से संबंधित हो, कहीं ना कहीं उनके जीवन में गणित शामिल ज़रूर है। और आज का ये जो वीडियो है, आज की ये जो बातचीत है, ये इसी पहलुओं पे और बात दर्शाती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि गणित का सभी विषयों के साथ संबंध है। क्यों ना पहले हम इसके बारे में आपस में ही बात करके देखें कि क्या आपका मानना इस बारे में, आपका क्या मानना है इस बारे में। कई लोग जानते हैं कि गणित जो है हमने 10वीं के बाद छोड़ दी थी। भाई मुझसे गणित नहीं होती, गणित बहुत ही मुश्किल है, गणित का भय है उनमें। और वो कई बच्चे मैं जानती हूँ जो 10th के बाद ही गणित को छोड़ देते हैं। और यह माना जाता है कि जो विज्ञान क्षेत्र के लोग हैं, यानी जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं या जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है, सिर्फ वही गणित पढ़ेंगे। जिन्होंने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है, उन्हें गणित जानने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, गणित सबके जीवन में यूज़ होती है, सबके जीवन में इस्तेमाल होती है। कहीं ना कहीं बड़े होकर आप ये भी जानते होंगे कि जो व्यक्ति कभी भी गणित नहीं करना चाहता था, उसने भी गणित का इस्तेमाल ज़रूर किया है, चाहे फिर वो कोई खानसामा ही क्यों ना हो। आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, जब आप उसमें किसी खाने की वस्तु बनाते हैं, उसमें भी वो आपको नाप के बताते हैं कि इतना डालिए, इतना नमक डालिए, इतना ये चीज़ें डालिए, तो आपका जो खान पान है वो कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। तो वहाँ भी अनुपात का इस्तेमाल होता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गणित जिसको भयभीत लगती है, वो भी कहीं ना कहीं गणित को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई थी, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो इस पहलुओं को बहुत ही अच्छे रूप में अग्रसर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी विषयों के एकीकरण पर जोर देती है। यह स्कूलों में बहुविषयीय दृष्टिकोण यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की सिफारिश करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी हर विषय को आपस में एकीकृत करके पढ़ाना, हर विषय को इकट्ठे लेकर चलना, किसी भी विषय को अलग नहीं करना। ध्यान से देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, यानी अगर आपने अपने जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, अगर उसका भी निर्माण किया होगा, तो सिर्फ एक विषय का यूज़ नहीं हुआ होगा, कई विषयों का यूज़ हुआ होगा। हवा कहाँ से आती है, किस रूप में जाती है,
सूरज की गर्मी कहाँ से आएगी, सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी, खिड़की वहीं रखी जाए, दरवाज़ा कहाँ बनाया जाए, आकृति कितनी बड़ी हो, कितना तरह का फर्नीचर आ सकता है, किस तरह से उसको हम रख सकते हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हम जोड़ेंगे ताकि चीज़ें ठीक से रहें, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ एक विषय की जानकारी से नहीं हो सकता, ये एक बहुविषय जानकारी के साथ ही काम किया जा सकता है। यानी जब भी हम कोई कार्य अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, वहाँ हम एक विषय पर आधारित नहीं होते हैं। और इसी चीज़ के बारे में ध्यान रखते हुए हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है वो सिफारिश करती है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाएं। आज एकीकृत शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इससे विद्यार्थियों का विषय ज्ञान का आत्मसात करने की आसानी होगी। इस प्रकार अधिगम अनुभव का आयोजन करते समय अध्यापक गणित और अन्य विषयों की अवधारणाओं के एकीकरण करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यानी एक अध्यापक के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान न दें, आप अन्य विषयों को भी एक साथ लेकर चलें। चलिए कुछ सोच विचार करते हैं। कोई भी 5 विषय सोचिए, गणित को छोड़कर कोई भी अन्य 5 विषय सोचिए और अब सोचिए कि क्या इन विषयों में गणित का भी कोई योगदान है, क्या इन विषयों का गणित से कोई संबंध है, क्या इन विषयों को और भी सृजनात्मक बनाने में गणित विषय का उपयोग होता है या नहीं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इन सब के बारे में सोचकर लिखिए। आपने जो भी विषय लिखे हों उनमें से कुछ को हमने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये सिर्फ उदाहरण है और इसके अलावा और भी कई विषयों के बारे में बातचीत की जा सकती है। हम शुरुआत करते हैं गणित और भौतिकी से। भौतिकी यानी फिज़िक्स, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि भौतिकी पढ़ने में गणित का इस्तेमाल होता ही है। जितनी भी आप फिज़िकल फॉर्मूलाज करते हैं जो आगे चल के यूज़ होते हैं, उन सब में गणित का इस्तेमाल तो होता ही है। भौतिकी के साथ गणित का निकट संबंध है। भौतिकी में हम कई गणितीय समीकरण और सूत्र पाते हैं, जैसे कि गति के बारे में बात करना, गति के नियम बनाना, लीवर के नियम बनाना। उदाहरण के लिए गति के नियम यानी स्पीड के बारे में बातचीत करना, लीवर के नियम, पर्यावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नियम, विद्युत धारा के नियम यानी कि लाइट के नियम आदि में गणित का उपयोग होता है। प्रकाश किरण, लीवर, भाप का इंजन, टेलीफोन तथा संचार उपकरण, विद्युत चुंबकीय किरणें, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के उपकरण, इन सभी में गणित का उपयोग होता है। ये तो बहुत आसान था और इसमें कोई दो राह नहीं है कि गणित का फिज़िक्स के साथ यानी भौतिकी के साथ एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। यानी ये तो भाई बहन की तरह ही है। इनके बारे में तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और क्षेत्र जो आगे आगे बढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ही दिलचस्प उदाहरण भी आने वाले हैं। गणित और रसायन शास्त्र यानी गणित और केमिस्ट्री। सभी रासायनिक मिश्रण गणितीय नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं। गणित के बिना एक रासायनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। किसी भी वस्तु के आधारभूत इकाई, परमाणु तथा अणु जिससे परमाणु बना हुआ है, गणितीय नियमों का पालन करते हैं। रासायनिक क्रियाओं को गणितीय सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके पास तो दिखे और कुछ उदाहरण मैं आपसे इमेजिन करने के लिए कहती हूँ। कभी आपने किसी क्रिस्टल को देखा है? वो क्रिस्टल जो हमने कार्बन में पढ़ा था, कार्बन के 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। डायमंड जो है हम मानते हैं कि वो तोड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ डायमंड की जो केमिस्ट्री है उसके आधार पर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से वो जुड़े होते हैं, ये उसके उस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वहाँ आती है गणित कि वो किस एंगल पे बने होते हैं, किस एंगल से वो जुड़े होते हैं कि वो एंगल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप डायमंड के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाते।
इसीलिए वहाँ पर जितने भी हमारी क्रिस्टलाइजेशन की जो थ्योरी है, वहाँ पर गणित का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर जब आपने अगर थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें किस केमिकल को कितने अनुपात में मिक्स करना है, वहाँ भी गणित का बहुत यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होता है। गणित और जीव विज्ञान यानी गणित और बायोलॉजी, बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मुझे बायोलॉजी पढ़नी है तो मुझे गणित की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अगर मैंने गणित पढ़ी है तो बायोलॉजी से मैं बच सकती हूँ। अजी जनाब, गणित का और जीव विज्ञान का एक बहुत गहरा रिश्ता है। अभी हाल ही के दिनों में हम एक बहुत बड़ी महामारी से यानी कोविड से निकले हैं। बहुत सारी दवाइयों का इजाद हुआ, क्या वहाँ गणित नहीं लगी? किस तरह के केमिकल यूज़ किए जाएंगे, कितना उनका रेशियो होगा, वैक्सीन कितनी दी जाए, कितने ml की वैक्सीन दी जाए, कितने डोजेस दिए जाएं, उस वैक्सीन के अंदर किस तरह की केमिकल्स यूज़ होंगे, क्या ये गणित का हिस्सा नहीं है? आपको मानना पड़ेगा कि गणित और जीव विज्ञान जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब में भी गणित का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपके इस पर स्क्रीन पर 2 चित्र भी नज़र आ रहे होंगे। एक में लकड़ी का तना दिया हुआ है जहाँ पर 24 रिंग या 24 सर्कल नज़र आ रहे हैं, और दूसरी ओर आपको फूल और पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये भी आप माने ना माने, इसमें भी गणित इस्तेमाल होती है। एक प्लांट की एज कितनी है वो आपको इस तने के तोड़कर जितने सर्कल हैं उससे पता चलती है। यानी लगभग ये जो चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पेड़ की उम्र कम से कम 24 के आसपास होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये जो हमने आपके सामने फूल और पत्तियाँ दिखाई हुई हैं। ये पत्तियाँ किस तरह से बनती हैं, पत्तियाँ किस आकार में एक तने पे आगे आगे आती हैं, उगती हैं, इसमें भी गणित का यूज़ होता है। आप एक नोड को अगर आप देखें, एक पत्ती के नोड को देखें, वहाँ से एक पत्ती निकलती है, उसके ऑपोजिट दूसरी पत्ती निकलती है, और इस तरह से वो एक स्पाइरल फॉर्म में आगे बढ़ती जाती हैं। आप कहेंगे यहाँ गणित का क्या यूज़ है? ये मान के चलिए कि अगर ये पत्ती जो है एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो सूर्य की किरणें कैसे उस पर पड़ेंगी ताकि हर पत्ती को सूर्य की किरण मिले, ये गणित का इस्तेमाल होता है। ये हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये प्रकृति में है। इस पत्तियों पे आप देखेंगे तकरीबन 15 पत्तियाँ दिख रही हैं। ये 15 पत्तियाँ इस तरह से बनी हैं कि इन सभी को सूर्य की किरणें लगभग पूरी तरह से मिल सकें। और यह बातचीत की थी एक फेमस मैथमेटिशियन ने, प्रसिद्ध मैथमेटिशियन जिनका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची के नंबर्स ये बताते हैं कि फूल पत्तियों के अंदर, या आपने अगर सूरजमुखी का फूल देखा है, उसमें भी किस तरह से बीज प्लेस्ड होते हैं, बीज किस तरह से उसमें बनते हैं और आगे पीछे 2 स्पाइरल के बनते हैं, वो भी फिबोनाची नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित सभी अध्ययनों में गणितीय सिद्धांतों और तथ्यों का उपयोग किया जाता है। कैलोरी और पोषक मूल्यों की गणना गणित के माध्यम से की जाती है। पौधों और जानवरों की वृद्धि का मापन, सजीव निकाय में पानी इत्यादि में भी गणित का उपयोग होता है। पोषण, यौगिक मिश्रण, रासायनिक मिश्रण के नियम, परमाणु तथा परमाणु संरचना, रासायनिक नाम और सूत्र, सभी का अध्ययन गणित के नियम पर आधारित है। गणित और सामाजिक अध्ययन। अब समाज को समझने के लिए भी क्या गणित का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। आप रोज़ सुबह न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ते होंगे। कितनी तरह की न्यूज़ आती है, कितनी तरह के आंकड़े आते हैं, और उन आंकड़ों के ऊपर कितने तरह के तर्क दिए जाते हैं और कितनी तरह की संभावनाएं की जाती हैं। ये सब भी तो गणित का एक आधार है। अर्थशास्त्र सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने में गणित सिद्धांतों और भाषा का प्रयोग किया जाता है। शेयर बाजार, देश की आय, बजट विश्लेषण आदि में भी गणित का उपयोग होता है। भूगोल में मौसम परिवर्तन, पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों का ज्ञान, जनसंख्या, वायु प्रवाह की दिशा, पृथ्वी का क्षेत्रफल, देशांतर और अक्षांश का मापन गणित के उपयोग से ही किया जाता है। इतिहास में ऐतिहासिक खोज का विश्लेषण भी गणित से ही होता है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र में
सभी विषयों का आधार का निर्माण गणित की सहायता से किया जाता है। वाणिज्य में लेखा और बैंक संबंधी कार्य गणित के उपयोग करके ही पूर्ण किए जाते हैं। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या हमने सही कहा। इन सब क्षेत्रों में आपने जाना कि गणित का कितना इस्तेमाल होता है। गणित का इस्तेमाल सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से होता है। किसी भी क्षेत्र में आप नहीं कह सकते कि गणित का इस्तेमाल नहीं होता। आजकल तो जिस तरह से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, ये सब क्षेत्र और भी अधिक जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर हमें आर्टिफिशियल क्षेत्र में इतिहास के बारे में बात करना है तो भी वहाँ गणित का रूप हम यूज़ करते हैं। अगर हम भूगोल में बात करते हैं तब भी गणित का यूज़ हो रहा है। सुनामी के बारे में जब सुनामी आई थी तब भी हमने गणित के रूप से ही उसका एक मॉड्यूल बनाया गया, उसका मॉडल बनाया गया और उससे देखा गया कि क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सुनामी आई, वॉल्केनो कब होगा, इन सब के बारे में भी जानकारी हमें गणित से ही मिलती है। आगे देखिए, गणित और कला या गणित और ड्राइंग का भी क्या कुछ संबंध है। आपके पास 3 चित्र दिख रहे हैं। एक है मोनालिसा का जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। एक है आपको एक पक्षी टाइप दिख रहा होगा। ये पक्षी नहीं है, ये पूर्व हिंदुस्तान में जो यज्ञ होते थे उनमें से एक यज्ञ का चित्र है। और आखिर में आपको तीसरा चित्र दिख रहा है कोलम का। ये हमने इसलिए चुने ताकि हम आपको बता पाए कि गणित और कला यानी गणित और ड्राइंग भी बहुत ही अच्छे जुड़ाव, इनमें भी बहुत अच्छा जुड़ाव है। मोनालिसा का जो चित्र है ये इतना फेमस क्यों है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, कभी सोचा है आपने? ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक तरह की सिमिट्री है। एक तरह से जो उनका एंगल है देखने का मोनालिसा का, वो इतना भावुक है कि आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको इसमें एक दिलचस्प चीज़ नज़र आएगी। ये इसलिए प्रसिद्ध भी है क्योंकि इसमें जो उनका फेस है और जो उनका चित्र है उसके बीच में जो रेशियो है, यानी जो उनके चित्र के जो फेस है और जो पूरा फ्रेम है उसके बीच में बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा अनुपात है। ये आपके स्क्रीन पे एक स्पाइरल भी दिख रहा होगा जो फिबोनाची स्पाइरल है, जिसके बारे में अभी हमने बातचीत भी की थी, जो इन एनी केस हमारे प्रकृति में भी उपलब्ध होता है। एंशिएंट भारत में जो यज्ञ किए जाते थे, जिनमें से एक हमने उदाहरण लिया है, ये सुलभा सूत्र में से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यज्ञ करने का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो इसमें जहाँ यज्ञ हुआ था, ये भी एक तरह से एक इतनी सुंदर आकृति है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा गणित इस्तेमाल हुआ है। किस प्रकार ईंटें रखी जाएंगी, उन ईंटों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका साइज़ कैसा होगा, वो किस तरह एक दूसरे से जुड़ेंगी, ये सब एक गणितीय सोच से ही तो हुआ। इसी प्रकार जो कोलम है या रंगोली जो आप घर पे बनाते हैं, वो इतनी सुंदर क्यों लगती है? उसकी सुंदरता का क्या कारण है? वो इसीलिए सुंदर लग रही है क्योंकि उसके अंदर भी सिमिट्री है, उसके अंदर भी आप एक तरह से मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, गणित यूज़ कर रहे हैं, तभी वो आपको इतनी सुंदर लग रही है। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि ड्राइंग के विभिन्न शाखाओं जैसे ज्योमेट्री ड्राइंग हो, स्मरण ड्राइंग हो, चित्र ड्राइंग हो आदि सुंदर रंग मिश्रण और चित्र बनाने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। एक तस्वीर आँखों को आकर्षित तभी लगती है जब रंगों का अनुपात पूर्ण रूप से संभाला गया हो। एक कलाकार एक कैनवस पर चित्र बनाने से पहले गणितीय ज्ञान का उपयोग करता है। वे ध्यान लगाते हैं कि इस चित्र को बनाने के लिए मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं ताकि मेरा चित्र और उभर कर आए। तो अगर वो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो वो वैसे यूज़ करेंगे, अगर वो एक गोल आकार का फ्रेम होगा तो वो उसी तरह से अपनी कला के हाव भाव लेकर आएंगे। गणित और वास्तुकला यानी गणित और आर्किटेक्चर, क्या गणित और आर्किटेक्चर का भी कुछ संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपके पास 3 चित्र हमने उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। सबसे पहले कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर जो बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बहुत सारी गणित लगी हुई है। इसी तरह आलमबारा का टेम्पल है जो स्पेन में है। कुछ आपको आपके इस पर टाइल्स दिख रहे हैं जो हमने महज
जो हमारी दिल्ली मेट्रो जाती है वहाँ पर बिछी हुई टाइल्स देखी हैं, और एक जगह आपको जंतर मंतर दिख रहा है। इसमें सबसे पहले मैं उदाहरण लेना चाहूँगी टाइल्स का। आपके कमरे में जब आप बाथरूम बनाते हैं या किचन बनाते हैं तो टाइलों का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा नज़र दौड़ा के देखिए कि ये टाइलें कितने आकार की हैं और कितनी अच्छी तरीके से ये टाइलें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि ना तो इनमें से कोई पानी लीक हो सकता है और ना ही इनमें कोई स्पेस वेस्ट होती है। तो जब हम स्पेस की बात करें, इनके जुड़ाव की बात करें, एक आकृति दूसरी आकृति में किस तरह से जुड़ती है, ये आकृतियों का ही तो एक ढांचा है जो गणितीय रूप से आया है। ये कोणार्क टेम्पल में भी इसी तरह जितनी भी आकृति हैं वो सब एक गणितीय रूपरेखा को दर्शाती हैं। जंतर मंतर जो इतने साल पुराना है, इतने पुराने समय से वो आपको टाइम का अभाव दे रहे हैं। किस तरह से सोचा होगा कि सूर्य जो है कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे उसका टाइम चेंज होता है, और वहाँ से एक टाइम का तब अनुमान लगाना जब हमारे हाथ में घड़ी भी नहीं होती थी। तो ये सभी जो आर्किटेक्चर्स हैं, पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, इन सब में गणित का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल आपको इतना बढ़िया क्यों लगता है? क्योंकि ताजमहल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल ही एक समान दिखते हैं, इसीलिए आपको ताजमहल आँखों से बहुत सुंदर लगता है। किसी भी अगर आप ड्राइंग को देखते हैं उस पर रुक के देखिए कि वो ड्राइंग क्यों अच्छी लग रही है। पुराने ज़माने की ड्राइंग्स में तो आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी दिखेगी, यानी एक तरफ से खड़े होंगे तो कुछ और दिखेगा और दूसरी तरफ से खड़े होंगे तो कुछ और दिखेगा। ये भी गणित के माध्यम से ही है कि किस एंगल पे आप खड़े होंगे तो एक तरह की कला कितनी सुंदर लगती है, और दूसरी तरह आप खड़े होंगे तो दूसरी तरह की दूसरी ओर से वो और भी सुंदर लगती है। इसी तरह कभी आपने देखा है कि आप एक चित्र को देख रहे हो और ऐसे लगता है वो आंखें सिर्फ आप ही को देख रही हैं, चाहे आप उसके इस तरफ खड़े हो जाइए, आगे खड़े होइए या उसके बाईं ओर खड़े होइए। ये भी गणितीय सोच से ही प्रचलित हुआ है, ये भी इसमें भी एक गणित का यूज़ हुआ है। गणित और खेल, क्या खेलों में भी गणित का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बच्चे जब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो वो अनुमान लगाते हैं कि मैं किस एंगल से फेंकूंगा और मेरी गिल्ली जो है कितनी दूर जाके खिलेगी। गिल्ली की शेप भी देखिए कितनी प्यारी है, वो ऊपर बीच में से बढ़ जाती है और कोनों में जाके ढलती है। वहाँ पर भी डंडा मारने की एक प्रक्रिया होती है कि किस एंगल पे डंडा मारा जाए और जब जो गिल्ली उछले तो कितनी ज़ोर से किस एंगल पे फेंका जाए ताकि वो दूर जाके गिरे। ये भी एक गणितीय रूपरेखा ही है, गणितीय सोच ही है। उसका आकार भी एक गणितीय रूप से ही बना हुआ है। आपने बच्चों को पिट्ठू खेलते हुए देखा है? कितनी अच्छी तरीके से वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर बैलेंस करते हैं। उसका इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस किया जाता है कि वो गिरते नहीं हैं। वो भी आकार के, बच्चों के आकार की ज्ञान से ही हुआ है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक गेंद मारते हैं और वो गेंद किस एंगल से मारी जाए, कितनी दूर से मारी जाए कि सभी पिट्ठू गिर जाएं। ये सब खेल जाने अनजाने में गणित का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसी प्रकार चेस भी हम लोग बहुत खेलते हैं। चेस में तो अनगिनत तरह से गणित यूज़ की गई है। गणित कितने क्षेत्र होने चाहिए, कौन कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से कौन सा पासा आगे बढ़ेगा, क्या चालें वो चल सकता है, किस तरह से आप तर्क बना सकते हैं, इन सब में भी तो गणित इस्तेमाल की गई है। और आगे क्यों जाएं, आप अपने हाथ की बनी हुई फुटबॉल ही देखिए। फुटबॉल में भी आपने देखा होगा दो तरह की आकृति होती हैं, सफ़ेद और काली। दोनों को ध्यान से देखिए, क्या सफ़ेद रंग की आकृति और काले रंग की आकृति एक समान है? आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जो काले रंग की आकृति है वो पंचकोण है यानी पेंटागन है, और जो सफ़ेद रंग की आकृति है वो षटकोण यानी कि हेक्सागन है। तो सिर्फ यही दो आकृति क्यों? क्या इसमें स्क्वायर से काम नहीं चल सकता था या गोल आकृति को यूज़ करके नहीं कर सकते थे? ये भी गणित का ही एक रूपरेखा है जिसमें किस एंगल पे दी जाए ताकि ये सभी जो आकृतियां हैं मिलकर एक गोलाकार देती हैं और अच्छी तरह से अपने आप को ढांचे में ढाल लेती हैं ताकि वे गोलाई की फुटबॉल बन जाती है। तो ये सब भी बहुत उदाहरण हैं जहाँ पर हम खेलों के अंदर भी गणित का इस्तेमाल करते हैं। गोल्फ खेलते हुए भी हम गणित का इस्तेमाल करते हैं।
किसी भी गेंद खेलते हुए, बास्केटबॉल में कितनी ऊंचाई में फेंकी जाए बॉल कि वो उसके अंदर जाएगी, किस एंगल से फेंकी जाए, हाथ को कैसे लेंगे, ये सब भी एक गणितीय रूप का ही उदाहरण है। इसके अलावा और भी क्षेत्र, जैसे जिस माध्यम से हम और आप बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी गणित का इस्तेमाल है। किस तरह से एंगल बिठाया जाए, किस तरह से कैमरा फिट किया जाए और किस तरह से ये सारी रूपरेखा बन के आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इसमें भी गणित का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और तो और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप गणित इस्तेमाल करते हैं। विषयों को अगर आप ढालना चाहें तो उसमें भी ढाल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, आप अपने जूते देखिए, जूतों में आपने जो फीते बांधे हैं वो किस तरह से आपने किया है। ये भी एक नॉट थ्योरी का हिस्सा है। नॉट थ्योरी एक बहुत ही प्रचलित क्षेत्र है गणित के अंदर, कि आप किस तरह से कितनी तरीक़ों से फीतों को जो उनकी आइज़ है उसके अंदर लेकर जा सकते हैं और बांध सकते हैं। यहाँ भी गणित का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो विज्ञान से हो या वो कला से हो, इन दोनों सभी में गणित का इस्तेमाल किया जाता है। हमें ज़रूरत है बच्चों को इस बहुविषय रूप से पढ़ाने की। एक विषय के ऊपर ध्यान ना देकर बच्चों के साथ ऐसे उदाहरण लिए जाएं जहाँ पर वो हर विषय को एकीकृत करके समझ सकें, उसका पूरा एक संयोग ले सकें। तो आपने देखा कि गणित विज्ञान से भी संबंधित है और कला से भी संबंधित है। तो शुरू में जो हमने बात कही थी कि गणित विज्ञानों का विज्ञान और कलाओं की कला है, पूर्ण रूप से सत्य है। आशा करते हैं कि अब आपने गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है इसे जान लिया होगा। गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध को समझने के पश्चात एक अध्यापक के रूप में आपको अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक विषय को गणित के साथ एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।